Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss the first part of supply analysis. या you can say producer behavior. तो आज हम सप्लायर का बिहेवियर देखने की कोशिश करेंगे. जैसे हमने कंज्यूमर बिहेवियर देखा जिसमें हमने डिमांड एनालिसिस सीखा और डिमांड एनालिसिस सीखते समय हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमने पहले समझना शुरू किया. और जैसे हमें कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड एनालिसिस को समझाने वाला अपना एज़ यूजुअल हीरो अल्फ्रेड मार्शल था, उसी तरह से प्रोड्यूसर बिहेवियर को भी सिस्टमेटिकली डेवलप किया अल्फ्रेड मार्शल ने. नाउ इसने शुरुआत की सप्लाई एनालिसिस की विथ 3 टर्म्स. उसने 3 टर्म्स को एक्सप्लेन किया. नंबर 1, व्हाट इज़ टोटल आउटपुट. आउटपुट क्या है, देन स्टॉक क्या है और सप्लाई क्या है. जब ये 3 टर्म्स हम समझ जाएंगे तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम रिलेशनशिप. हम कुछ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे. तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ आउटपुट. अब आउटपुट हो, स्टॉक हो, सप्लाई हो, ऑल द टर्म्स आर डेवलप्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890. इसने यहाँ पे डेवलप किया प्रोड्यूसर का बिहेवियर इन द मार्केट. किस तरह से प्रोड्यूसर मार्केट में रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का बिहेवियर कंज्यूमर से बिल्कुल अपोजिट है. कंज्यूमर और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन था आपने देखा, इन्वर्स. लेकिन प्रोड्यूसर अलग स्ट्रैटेजी अपनाता है. वो क्या करता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ही विल ट्राई टू सप्लाई मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा. तो इस तरह के सिस्टमेटिक थियरी को अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया. नाउ जब हम बात करते हैं कि टोटल आउटपुट. नाउ टोटल आउटपुट एक प्रोड्यूसर बहुत सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग बनाता है और उसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्रेन्योर को वो यूज़ करता है. ये चारों फैक्टर्स को वो यूज़ करके और सम अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है. क्योंकि प्रोड्यूसर क्या डिसीजन लेता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू डिस्ट्रीब्यूट, वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, सब ये डिसीजन सिस्टमेटिकली वो लेता है. And after proper planning and systematic strategy, he will start its production process. और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट्स या एजेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. वो कौन से होते हैं, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्योंकि सब में हमें फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. और इन सब को मैनेज और कंट्रोल और सुपरवाइज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. तो ये चारों फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इनपुट्स. ये चारों इनपुट्स जब जुड़ते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से मदद करते हैं प्रोड्यूसर को, देन ओनली ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये है टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने सब यूज़ किया टू प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नब ये चारों फैक्टर्स उसने यूज़ किया और चारों फैक्टर्स यूज़ करने के बाद उसने समझो कुछ भी, सपोज ही इज़ द शू मैन्युफैक्चरर, वो शू को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो शू प्रोड्यूस कर रहा है, या सपोज वो शर्ट या टी शर्ट बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट आप एग्जांपल ले सकते हो. समझो एक प्रोड्यूसर है, उसने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके उसने उसमें लैंड अरेंज किया, लेबर को रिक्रूट किया, देन कैपिटल 10 लाख का उसने इन्वेस्ट किया, जिसमें से उसने रॉ मटेरियल ले लिया, मशीनरी को ले लिया, देन लेबर को भी उसने उसमें से वेजेस दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा किया, लाइसेंस के लिए खर्चा किया, मार्केट में शॉप लिया. तो ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. ये सब करने के बाद जब चारों फैक्टर्स को वो यूज़ कर रहा है, तो सपोज़ उसने 10,000 यूनिट्स ऑफ शूज़ को उसने मैन्युफैक्चर किया. अब 10,000 वो गुड्स बने, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल आउटपुट. कि कितना उसने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया. क्या यूज़ किया उसने, 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. जितने रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे
उतनी आपकी आउटपुट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर वो 10 लाख नहीं 50 लाख लगाएगा तो आउटपुट और बढ़ेगा। अगर वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करेगा आउटपुट और बढ़ेगा। तो इस तरह से कैपिटल जितना आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज करोगे, जितनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रहेगी उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चारों फैक्टर्स बनते हैं इनपुट, और इनपुट की मदद से हमें क्या मिलता है? आउटपुट। तो आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ इनपुट। यही है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ आउटपुट। लेट्स सी, हमने आउटपुट का डेफिनेशन लिया है जो अल्फ्रेड मार्शल ने हमें बताया है। He said कि total output means the total quantity of commodity which is produced during a year। यानी पूरे साल में हमने कितना आउटपुट जो है वो हमने प्रोड्यूस किया। नाउ ये है टोटल आउटपुट। ये टोटल आउटपुट जब हम लिखते हैं एक जस्ट फार्मूला की फॉर्म में, तो टोटल आउटपुट मीन्स फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरनल। मैंने ब्रैकेट में उसको लिखा है, और एफ मीन्स फंक्शन। अच्छा, फिर उसको थोड़ा और स्मॉल इसको लिख दिया, यानी हमने इसको और शॉर्ट कर दिया, शॉर्टकट। टोटल आउटपुट इज़ द फंक्शन, यानी एफ, ब्रैकेट में लैंड का एल, लेबर का एल, कैपिटल का सी और एंटरप्रेन्योर का ई, वो हमने लिखा। अब ये चारों क्या है हमारे इनपुट्स, तो हमने लिखा टोटल आउटपुट को शॉर्ट फॉर्म कर दिया ओ। ओ इज़ द फंक्शन ऑफ चारों आउटपुट, हमने फैक्टर्स को क्या कहा? इनपुट, कि वो इनपुट है। तो ये चारों इनपुट जो है वो हमने अंदर लिखा, ये चारों क्या है? इनपुट। अब इस इनपुट को और स्मॉल कर दिया, दैट इज़ आई, यानी ओ इज़ द फंक्शन ऑफ आई। ये शॉर्टकट कहते हैं। यानी आउटपुट इज़ ऑलवेज रिजल्ट ऑफ इनपुट, यानी हम जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट मिलेगा। यही तो रिलेशनशिप होता है। तो आउटपुट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इनपुट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जितने प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया है तो उतना आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ये है आपका आउटपुट। अच्छा, अब ये जो आउटपुट है जिसको हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद हमने उसको शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया इन द गोडाउन। जैसे ही आउटपुट की एंट्री हो गई गोडाउन में, तो क्या बन जाता है वहाँ पे? वो स्टॉक। हमने उसको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गोडाउन में। तो वही आउटपुट आपका जो स्पेसिफिक हर मंथ में हमें मालूम है कि वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है, हम लोग उस आउटपुट को हम लोग वहाँ पे प्रिजर्व करके रखेंगे। यानी सपोज़ हमने जैसे यहाँ पे अजम्पशन लिया, एग्जांपल लिया कि प्रोड्यूसर हर मंथ में 10,000 शूज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, और 10,000 शूज़ को बना के क्या करेगा? गोडाउन में उसने रखा, वहाँ उसकी एंट्री हो गई उसके बुक्स में, तो क्या बन गया? स्टॉक। Stock means what? Stock means the amount of goods and services produced and possessed by a seller। जब गुड्स जो है हम प्रोड्यूस करें और फिर उसको संभाल के रखें, गोडाउन में संभाल के रखें, उसे हम कहते हैं स्टॉक। अब स्टॉक में क्या होता है? करंट ईयर का भी स्टॉक रहता है और प्रीवियस ईयर का भी स्टॉक रहता है। सपोज़ लास्ट ईयर की कुछ कमोडिटीज़ हैं, वो हम सेल नहीं कर पाए, तो वो क्या बनता है? क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक हम करंट ईयर में लेके आते हैं एज अ ओपनिंग स्टॉक, और उसमें हम ऐड करते हैं हमारा परचेजिंग, हमारा और एक्स्ट्रा जो हमने इस साल हमने मैन्युफैक्चर किया, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ दूसरा परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ऐड होता है। तो ये स्टॉक है ना। जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक क्या है? एक अक्यूमुलेटेड फंड। ये क्या है? अक्यूमुलेटेड फंड। जब हम सप्लाई की बात करेंगे ना, तो उस स्टॉक में से धीरे धीरे हम लोग मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को रिलीज़ करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई क्या बनेगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि स्टॉक क्या है? इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ रिजर्वियर। जैसे डैम में कैसे हम पानी भर के संभाल के रखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे हम लोग एज़ पर द कंजम्पशन नीड्स हम उनको सप्लाई करते हैं। इन द सेम मैनर हमने स्टॉक को क्या किया? स्टॉक को हमने प्रोड्यूस करके और पजेस करके गोडाउन में संभाल के रखा,
और उसके बाद एक प्रोड्यूसर डिसीजन लेगा कि वो गुड्स मुझे कैसे मार्केट में सप्लाई करने हैं। तो ये होता है आपका पहले स्टॉक। स्टॉक मीन्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड परचेज्ड बाय अ सेलर। जो सेलर प्रोड्यूस भी करता है और अपने पास संभाल के भी रखता है। इट इज़ अवेलेबल फॉर अ प्रोड्यूसर फॉर सेल पर्पस। जो उसने सेल करने के लिए प्रोड्यूस करके अपने पास प्रिजर्व करके रखे हैं। तो हमारा सेकंड कंसेप्ट है स्टॉक। अब स्टॉक मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर द सेल। कि एक प्रोड्यूसर के पास टोटल क्वांटिटी कितनी पड़ी है सेल पर्पस के लिए। देखो कितना इजी डेफिनेशन है। स्टॉक मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। या मैंने दूसरा डेफिनेशन भी दिया है। मैंने नोट्स में भी इस तरह से हमेशा हर एक टर्म्स के दो दो डेफिनेशन, तीन तीन डेफिनेशन देती हूँ। जो आपको इजी लगे, आपको सिंपल लगे, आप उस डेफिनेशन को टिक करो और उसी को ही आप लर्न करो। दूसरा डेफिनेशन देखो और मैंने दिया है अपने नोट्स में भी। स्टॉक मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड एंड परचेज्ड। परचेज करके रखना यानी संभाल के रखना, अपने पास ओन करके रखना। परचेज्ड बाय अ सेलर, जो उसने अपने पास संभाल के रखा। तो हमने क्या कहा, स्टॉक क्या है, फंड, जबकि सप्लाई क्या है, फ्लो। अब जो ये स्टॉक है जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का स्टॉक हमने संभाल के रखा। अब प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है धीरे धीरे करके मुझे मार्केट में सप्लाई करना है। नाउ सपोज जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक प्रोड्यूसर 10,000 शूज़ को सप्लाई कर रहा, 10,000 शूज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी आउटपुट उसका 10,000 है। नाउ जब मार्केट में प्राइस थी, सपोज अगर प्राइस था ₹100 प्राइस था, ओके, प्राइस 100 था, तो उसने क्या किया, क्वांटिटी सप्लाई, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जब सपोज क्वांटिटी सप्लाई जो है उसने क्या किया, 1000 यूनिट्स सपोज मार्केट में सप्लाई किया। मार्केट में क्योंकि वो शुरुआत थी, नया बिजनेस था, तो उसने ₹100 में उसने 1000 यूनिट्स गोडाउन में से निकाल के सप्लाई किया। ओके, अब वो मार्केट में गुड्स पहुँचे, शूज़ पहुँचे, बहुत अच्छी तरह से उनकी डिमांड हुई, डिस्प्ले अच्छा हुआ, एडवर्टाइजमेंट अच्छी हुई, और वो जो 100 शूज़ थे यानी 1000 शूज़ थे वो सब मार्केट में बिक गए। अब ₹100 जब प्राइस थी तो उसने सिर्फ 1000 शूज़ को सप्लाई किया। अब वो वहाँ तक पहुँचे, लकीली उसकी जो डिमांड थी मार्केट में बढ़ने लगी, उनको अच्छा लगने लगा, उसकी प्राइस जो थी वो बढ़ के कितनी हो गई, सपोज ₹200। नाउ सप्लायर इज गेटिंग ₹200 फॉर पर पेयर ऑफ शूज़। अब उसे शूज़ के लिए 200 मिलने लगे। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा तो उसने क्या किया, 2000 यूनिट्स को यानी शूज़ को मार्केट में सेल करने के लिए गोडाउन में से रिलीज़ कर दिया, यानी सप्लाई कर दिया। जैसे ही प्राइस 100 से 200 हुआ, उसने अपनी सप्लाई को भी 1000 से 2000 यूनिट कर दिया। आप अभी देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हर प्रोड्यूसर चाहता है प्राइस बढ़े तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूं। क्यों? क्योंकि हर प्रोड्यूसर चाहता है मैं मैक्सिमम सेल करूं, मैक्सिमल प्रॉफिट कमाऊं, क्योंकि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने इतने एफर्ट्स पुट किए हैं, तो एटलीस्ट आई शुड गेट द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। और वो बेटर रिजल्ट यानी बेटर प्रॉफिट चाहता है। अच्छा, जैसे ही सपोज प्राइस और आगे बढ़ी 300, तो उसने क्या किया, और खुश हो गया एक प्रोड्यूसर, उसने क्या किया, 3000 यूनिट्स को मार्केट में सप्लाई किया। ओके, 3000 यूनिट्स को दे दिया। प्राइस और बढ़ी, उसने और ज़्यादा शूज़ जो थे वो गोडाउन में से सप्लाई कर दिए। नाउ प्राइस हो गई सपोज 400, तो उसने क्या किया, 4000 यूनिट्स को मार्केट में से निकाल के सप्लाई किया। नाउ अभी प्राइस हो गई 500। नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब जब 500 होगा तो क्या यहाँ पे प्रोड्यूसर 5000 यूनिट्स सप्लाई कर पाएगा? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल,
जब 100 रुपये पे उसने 1000 यूनिट दिया, 200 पे 2000 दिया, 300 पे 3000 दिया, 400 पे 4000 दिया, तो 500 पे 5000 तो देना चाहिए ना। लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक लॉजिक, इजी रीजनिंग है। आप सोचो उसने प्रोड्यूस कितना किया था? उसने प्रोड्यूस किया था 10,000 यूनिट्स। वो 10,000 यूनिट्स यहाँ ख़त्म हो गए, यानी पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया। जब स्टॉक ही ख़त्म हो गया, उसके बाद प्राइस भी बढ़ेगी, तो क्या वो प्रोड्यूसर स्टॉक से ज़्यादा सप्लाई कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होता है। स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होता है। स्टॉक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई, या एट द मोस्ट स्टॉक इज़ इक्वल टू सप्लाई। वो कैसे? लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। सपोज ड्यूरेबल गुड्स है, सपोज मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, अम्ब्रेला बना रहे हैं, या स्कूटर बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। ऑल दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। जब ड्यूरेबल गुड्स होते हैं तो ड्यूरेबल गुड्स में स्टॉक इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन सप्लाई, क्योंकि उसको आप ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रख सकते हो। बट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, लेकिन अगर मैं पेरिशेबल गुड्स की बात करूं, जैसे मिल्क है, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रेड है या एग्स हैं, तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं इन पेरिशेबल गुड्स को यू कैन नॉट स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? जितना स्टॉक आपने प्रोड्यूस किया उतना पूरा का पूरा सप्लाई करना पड़ेगा, उतना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क हो, ब्रेड हो, यू कैन नॉट स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पेरिशेबल गुड्स में स्टॉक और सप्लाई लगभग सेम होते हैं। जितना प्रोड्यूस किया मार्केट में सप्लाई कर दिया। लेकिन अगर गुड्स ड्यूरेबल हैं, जैसे हम क्या लैपटॉप्स बना रहे हैं, हम मोबाइल बना रहे हैं, हम टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स को हम अपनी प्राइस जब तक वो प्रॉपर हाई लेवल पे फेच हो, टिल देन आई कैन कीप देम इन द गोडाउन। मैं उनको वेयर हाउस में रख सकता हूँ। तो ये सब हमेशा ध्यान रखना। जब भी हम देखते हैं स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज़्यादा रहता है, ये जनरल टेंडेंसी है। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स में हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं स्टॉक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। बट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स स्टॉक इज़ इक्वल टू सप्लाई। वो ज़्यादातर सप्लाई के जितना ही स्टॉक होता है। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। जितना प्रोड्यूस किया, कि सपोज अमूल मिल्क है, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया दे विल ट्राई टू डिस्पैच ईच एंड एवरी स्टॉक इन द मार्केट, ताकि पूरा का पूरा वो डिस्पैच हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे फिर नया फ्रेश मिल्क उनको मिलेगा। तो ये रहता है, पूरा स्टॉक पेरिशेबल गुड्स में सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, स्टॉक मोर और लेस फिक्स रहता है, इनइलास्टिक रहता है। जबकि आप सप्लाई देखो वो इलास्टिक रहती है। सप्लाई किससे रिलेटेड होती है? प्राइस से रिलेटेड होती है। लेकिन स्टॉक जो रहता है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है। स्टॉक किस पे डिपेंड करता है? आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, कि आपके पास लैंड कितना है, लेबर कितना है, कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है, उस पर आपका स्टॉक जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन सप्लाई किस पे डिपेंड होती है? इट विल डिपेंड ऑन द स्टॉक। वो डिपेंड करता है स्टॉक पे, आप कितना प्रोड्यूस करते हो उस पे। अब आपने देखा मैंने क्या किया, ये 2 कंसेप्ट भी मैंने आपको बताए और इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी आपको बता दिया। नाउ हमेशा बोर्ड में ये नॉर्मली एक डिस्टिंग्विश आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है? अच्छा, अभी तक हमने स्टॉक को ही हमने डिस्कस किया, अब सप्लाई को भी हमने स्टॉक के साथ साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टॉक का ही जो कुछ कुछ हिस्सा है धीरे धीरे सप्लाई में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने 10,000 शूज़ बनाए, उसमें से पहले 1,000 हमने सप्लाई किया, फिर 2,000 यूनिट्स को सप्लाई किया, फिर 3,000 यूनिट्स को सप्लाई किया, फिर 4,000 यूनिट को सप्लाई किया। लेकिन उसके बाद हम सप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि पूरा स्टॉक कंप्लीट हो गया। यानी जब हम सप्लाई करते हैं तो सप्लाई मीन्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी
which a seller is able and willing to offer for sale at different price level during a period of time. देखो हमने डिमांड में भी ऐसा किया था. डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट. उसी तरह से सप्लाई में भी ऐसा ही है. सप्लाई जब हम करते हैं तो सप्लाई में भी सप्लायर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि उतना उसके पास स्टॉक है, प्लस विलिंगनेस. विलिंग यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था उसकी विलिंगनेस बढ़ रही थी. जब प्राइस कम था तो उसने लिमिटेड क्वांटिटी सप्लाई की, जब प्राइस ज़्यादा था तो उसने मैक्सिमम क्वांटिटी सप्लाई की. तो एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सप्लाई. यस फ्रेंड्स, तो सप्लाई हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है. सप्लाई मीन्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर एबल, यानी उसमें एबिलिटी एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी एक सेलर, एक प्रोड्यूसर जब ऑफर करता है वो कमोडिटी, तो उसमें भी ये दो कंडीशन चाहिए, एक एबिलिटी और दूसरा विलिंगनेस. क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा ही और शी विल बी इंटरेस्टेड टू सप्लाई मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये हमने देखा स्टॉक क्या होता है, या हमने सप्लाई देखा. अच्छा, सप्लाई का जब हमने डेफिनेशन देखा तो सप्लाई का डेफिनेशन भी मार्शल ने हमें दिया. लेकिन सप्लाई के केस में भी आप सेम एग्जांपल दे सकते हो जैसे हमने स्टॉक के केस में लिखा कि इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जब हम ड्यूरेबल गुड्स देखते हैं तो जनरली स्टॉक इज़ मोर देन सप्लाई. स्टॉक ज़्यादा रहेगा, सप्लाई कम. क्यों? क्योंकि दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर वो कमोडिटी पेरिशेबल है तो दैट कमोडिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द गोडाउन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इस केसेस में क्या होगा, जनरली स्टॉक एंड सप्लाई विल बी सेम. यानी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स. कभी कभी ये स्टेटमेंट एग्री और डिसएग्री फॉर्म में भी आती है, जो मैंने सिस्टमेटिकली अपने नोट्स में भी आपको लिख के दे दी हैं. जस्ट विल यू एंड यू गो थ्रू इट, यू विल सी दैट हाउ वी हैव टू राइट इट, हाउ वी हैव टू प्रेजेंट इन द बोर्ड एग्जाम. तो ये है 3 कंसेप्ट जो हमने किया. अच्छा, ये 3 कंसेप्ट जो हमने देखा वो डिफाइन के फॉर्म में या एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपने किया. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बार स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिस्टिंग्विश आता है. अब आपके लिए जब ये आपने टर्म्स पढ़ लिए तो डिस्टिंग्विश पढ़ना बहुत आसान है. देखो, पहला तो डेफिनेशन आता है, मीनिंग आता है. अब उसमें आपने स्टॉक का कोई भी डेफिनेशन लिखा कि स्टॉक मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल, या आपने लिखा स्टॉक मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड एंड परचेज्ड बाय अ सेलर. कोई भी एक डेफिनेशन लिखो. और सप्लाई का डेफिनेशन हमें मालूम है. सप्लाई मीन्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर एबल and willing to offer for sale during a given period of time. ओके, ये आपने बता दिया. अच्छा, अब हम बता देते हैं कि इनमें और डिस्टिंग्विश क्या होता है. जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो वो क्या था, फंड. लेकिन जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो वो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, जो स्टॉक है वो ज़्यादातर फिक्स्ड है, जो ज़्यादा बदलता नहीं है, यानी इनइलास्टिक. लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो प्राइस के साथ बदलती है, तो इट इज़ इलास्टिक इन नेचर. स्टॉक क्या है, इनइलास्टिक, लेकिन सप्लाई क्या है, इलास्टिक इन नेचर. अच्छा, अगर हम लेते हैं ड्यूरेबल गुड्स, तो ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है, स्टॉक जो रहता है इट इज़ ऑलवेज मोर देन सप्लाई. लेकिन उस तरफ अगर ड्यूरेबल गुड्स में जा रहे हैं तो सप्लाई इज़ ऑलवेज लेस देन स्टॉक, कम रहता है. अच्छा, पेरिशेबल गुड्स अगर हम ले रहे हैं हेडिंग, तो पेरिशेबल गुड्स में क्या कहोगे, स्टॉक एंड सप्लाई दोनों सेम रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं. तो उसको हमने डिस्टिंग्विश में नहीं भी लिखा तो चलेगा. अच्छा, बेस्ड ऑन, जब हम बात करते हैं स्टॉक की तो स्टॉक किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी. यानी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, वो इनपुट पे डिपेंड करता है. लेकिन जब हम बात करते हैं सप्लाई की तो सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई डिपेंड करता है स्टॉक पे. हमारा स्टॉक कितना है उसी में से तो धीरे धीरे हम सप्लाई करेंगे. अच्छा, उसके बाद
आप उसको डायग्राम में भी बता सकते हो कि जैसे सप्लाई अगर हम डायग्राम देखें, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सप्लाई का डायग्राम, तो लेट्स सी, एक डायग्राम भी आप दोनों इसमें दिखा सकते हो किस तरह से। अब सपोज अगर हम कहते हैं ये दो डायग्राम, पहले तो एल फॉर्मेट में हमने दे दिया, ओके, ये वाई ओ एक्स और उसी तरह से वाई ओ एक्स, एक्स एक्सिस पे अभी क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाई, ओके, यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हमेशा कौन आता आएगा, प्राइस, प्राइस विल बी ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, दैट इज प्राइस। अच्छा, अगर स्टॉक है तो स्टॉक के केस में आपका जो स्टॉक कर्व है वो फिक्स है, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है, तो ये स्टॉक कर्व है जो हमेशा वर्टिकल रहेगा। दिस इज स्टॉक कर्व, ये स्टॉक कर्व है जो हमेशा वर्टिकल इन शेप रहेगा, क्योंकि आपने इनपुट उसमें प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ कर दिया, दैट इज 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो लगा दिए, तो आपने इनपुट उसमें लगा दिया, तो ये स्टॉक का जो डायग्राम रहेगा ये वर्टिकल। लेकिन अगर हम सप्लाई कर्व कहते हैं तो इट इज स्लोपिंग अपवर्ड, ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है विच इज स्लोपिंग अपवर्ड, और इसका जैसे क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कौन सा स्लोप रहता है, इट इज़ हैविंग पॉजिटिव स्लोप। तो ऐसा डायग्राम हमने बता दिया। अच्छा, आपने डायग्राम बता दिया तो डायग्राम के साथ साथ स्लोप भी बता सकते हैं, स्टॉक में वर्टिकल स्लोप, सप्लाई में स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पूछे आपसे, डिस्टिंग्विश पूछे, कुछ भी पूछे, आप बता सकते हो इजीली, आप लोग डिस्कस करके बता सकते हो। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि डिस्टिंग्विश में आप डायग्राम भी ड्रॉ कर पा रहे हो, तो इसमें यहाँ पे आपको 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल सकती हैं, क्योंकि डायग्राम है तो फुल वेटेज विल बी गिवन टू यू, क्योंकि ये एक पैटर्न बना हुआ है। वेर एवर यू ड्रॉ द डायग्राम, तो आपकी एबिलिटी है, आप स्किल दिखा रहे हो, आप नॉलेज दिखा रहे हो, तो डायग्राम के क्वेश्चंस पे यू विल बी गिवन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब ये हमने टर्म्स कर लिए। अब इसके साथ साथ है, जैसे हमने देखा था क्या डिमांड रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, तो हमने कहा था यस, डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इन द सिमिलर ग्राउंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या सप्लाई एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यस, सप्लाई इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये डू यू एग्री में भी आता है कि सप्लाई क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये भी प्लेस के साथ, पर्सन के साथ, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ बदलता है। वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं। सो मेनी डिटर्मिनेंट्स आर देयर विच आइदर इंक्रीज द सप्लाई और डिक्रीज द सप्लाई। तो सप्लाई पे भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन जनरली हमने क्या बिहेवियर देखा कि एज द प्राइस इंक्रीज, एज द प्राइस राइज, प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी। जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करता है, और जब प्राइस फॉल होती है तो प्रोड्यूसर थोड़ा क्वांटिटी को कम कर देता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं आएगा ना, मैं इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं करूँगा, तो इसके लिए वो प्राइस पे ज़्यादा फोकस करता है। As price rise, he will be ready and able to supply more quantity. As price fall, he will try to cut down and decrease the quantity supply in the market. तो ये इनके बीच में रिलेशन है। वो हमेशा जब सप्लाई करता है तो प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन पड़ा, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट यानी प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हुआ। लेकिन फिर भी सप्लाई प्राइस के साथ, प्लेस के साथ, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ बदलती है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे न्यूज़पेपर है, मुझे मॉर्निंग में चाहिए, बाय 7 o'clock आई नीड द न्यूज़पेपर एट माई डोर स्टेप, मुझे चाहिए, तो उसका टाइम रहता है। तो प्रोड्यूसर को मालूम है कि मुझे न्यूज़पेपर मॉर्निंग में ही टाइम पे प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया
उसके बाद उसका यूज़ होगा नहीं। या मिल्क है, अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 4 o'clock, बाय 5 o'clock इट विल बी रीच टू ईच एंड एवरी मार्केट। तो हर टाइम पे सप्लाई में भी प्रोड्यूसर टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि हर चीज़ की सप्लाई टाइम पे होनी चाहिए। और ये हमने किया है कि अगर आप अम्ब्रेला को बिफोर एनी सीज़न मार्केट में प्रोवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू है। अगर रेनी सीज़न ओवर हो गई उसके बाद भले सपोज आप लेटेस्ट स्टाइलिश अम्ब्रेलास भले रीजनेबल प्राइस में लेके आओगे, क्या उसकी डिमांड मिलेगी? नो फ्रेंड्स, टाइम हैज़ इट्स ओन वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट को वैल्यू मिलती है जब वो टाइमली मार्केट में सप्लाई होता है। तो इसके लिए आपको मार्केट में सप्लाई भी टाइम से करना है, प्लेस के हिसाब से आपको देना है, तो हर चीज़ उसमें अफेक्ट रहता है। और फिर एक एग्जांपल कि जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसमें दिखाई देने चाहिए ताकि सप्लाई ईच एंड एवरीथिंग की क्लियर हो। जैसे फिर से मार्शल ने वही एग्जांपल दिया है जो हमने डिमांड में पढ़ा था, आपको याद आएगा। लेट्स सी, जैसे एग्जांपल फिर से उसने 2 स्टेटमेंट दिया है। सप्लाई ऑफ 100 kg शुगर, ये पहला स्टेटमेंट। सप्लाई ऑफ 100 kg शुगर, कि एक प्रोड्यूसर है वो 100 किलो मार्केट में शुगर जो है वो सप्लाई कर रहा है। अब ये प्रोड्यूसर का क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट सप्लाई नहीं है, क्योंकि इतना हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वी कम टू नो अबाउट द क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट पढ़ूँ, सप्लाई ऑफ 100 kg शुगर एट 40 रुपीज़ पर वीक। अगर एक प्रोड्यूसर है जो 100 kg शुगर को सप्लाई कर रहा है 40 रुपीज़ से पर वीक, तो देखो आपको क्वांटिटी भी मिली, आपको प्राइस भी मिली, आपको टाइम भी मिली। जब ऐसे आपकी स्टेटमेंट क्लियर डेटा बताती है, क्लियर इन्फॉर्मेशन बताती है, तो इट इज़ द एक्यूरेट एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई। वो एक्यूरेट एग्जाम्पल है। इसके लिए जब भी हम डिमांड की बात करें, सप्लाई की बात करें, एकदम क्लियरली इन्फॉर्मेशन दें, यानी प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, डिमांड के बारे में, वॉल्यूम कितना उसमें रिक्वायर्ड है, कहाँ प्रोवाइडेड हो रहा है, ये सब चीज़ें प्रॉपरली चाहिए। तभी हम कहते हैं कि सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, बोथ आर रिलेटिव टर्म, दोनों रिलेटेड हैं। लेकिन कौन सा रिलेशन है ये भी हम डिस्कस किया कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। वो डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है, सप्लाई कम होता है। तो मार्शल ने प्रूव किया है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो सप्लाई भी क्या है हमारा? यस, सप्लाई इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो यस फ्रेंड, जिस तरह से मैंने ये सब आपको डिस्कस किया उसी तरह से इन सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई। So if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.